Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome back to my channel. So today we are going to do Kanpur University B.Ed Semester 1 paper number 2 which is Sociological Perspective of Education. Previous year question paper हम लोग करेंगे 22-23 का 23 एंड 24 का क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को मैं 22 और 23 के क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर अपकमिंग वीडियोज़। जैसे जैसे आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं और मुझे बहुत ही मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिल रहा है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाने के लिए। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फेलियर और एग्ज़ाम में प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, डेफिनेटली ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में ये एक्सप्लेनेशन होता है। जो बच्चे इंग्लिश की टर्मोलॉजी यूज़ करते हैं अपने आंसर्स को लिखने के लिए, इक्वली बेनिफिशियल है उनके लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये दो टर्म हैं, उन पर क्वेश्चन आ जाता है। इस बार भी आपको 100% यहाँ से 2 से 3 या 4 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। दिस मीन्स 20 से 25 नंबर का पेपर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। अब आ जाता है एजुकेशनल 24 में इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आया है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो अगर इस कंटेंट को आप पढ़ते हैं तो इससे आप वहाँ का आंसर भी बहुत ईजिली लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सुनने में सिमिलर हैं बट बहुत डिफरेंस है दोनों में। आर रिलेटेड बट डिस्टिंक्ट फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी विद इन सोशियोलॉजी दैट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो बेसिकली जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, दोनों में हमारा सोसाइटी और एजुकेशन का रिलेशनशिप डिस्क्राइब होता है, लेकिन हाउ दे आर इंटर रिलेटेड हम लोग आगे देखेंगे। नंबर पहले हम लोग एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज कंसर्न द यूजिंग सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल टू सॉल्व एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। इट अप्लाइज सोशियोलॉजिकल नॉलेज टू इम्प्रूव टीचिंग, learning and school administration. Clear? It is applied sociology, meaning it seeks practical solutions for issues within education. तो since इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि since स्टार्टिंग करते हैं, जब हमारी एजुकेशन स्टार्ट हुई थी धीमे धीमे कंप्यूटर्स आते हैं। तो जब हमने देखा कि सोसाइटी में एक चेंज हो रहा है, कंप्यूटर्स आ गए, तो हमने उसको अपनी एजुकेशन में शामिल कर लिया। इसके अलावा बहुत सारी नई नई चीज़ें जो सोसाइटी में के प्रिंसिपल्स होते हैं या सोसाइटी में चेंज आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो दिस मीन्स दिस इज़ द प्रैक्टिकल साइड ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, दिस इज अप्लाइड सोशियोलॉजी। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मीन्स है कि सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करना। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं इसका नेचर। नेचर इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल डेवलपमेंट। ओके, हाउ एजुकेशन कैन ब्रिंग सोशल प्रोग्रेस एंड कोहेशन। दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाना या एक दूसरे के लिए कैसे हम लोग एक दूसरे एजुकेशन के थ्रू सोशल प्रोग्रेस कर सकते हैं, सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एजुकेशन में कैसे शामिल कर सकते हैं, जिससे हम आगे जाके अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए तैयार कर पाएँ। दिस इज़ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन एजुकेशनल सेटिंग्स। क्लियर हो गया? ओके, नाउ मूविंग टू द, अभी हमने पढ़ा एजुकेशनल सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को एजुकेशन में शामिल करना। अब हम देखेंगे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का मीन्स क्या होता है, जहाँ पर एक ग्रुप की बात होती है, सोसाइटी की बात होती है, उसी की हम लोग जो अध्ययन करते हैं बोलते हैं ना समाज शास्त्र। बेसिकली इन हिंदी है समाज शास्त्र, मतलब समाज की सारी चीज़ों को पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या नेचर है, कैसे वो इम्पॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन लाइफ, ये सोशियोलॉजी में आ जाता है। अब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन भी एक तरह का ये ग्रुप एक्टिविटी है, ये कोई इंडिविजुअल की बात नहीं है, और यहाँ सब कोई एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दिस मीन्स यहाँ पर क्या होने वाला है, सोशल इंटरेक्शन होने वाला है, एक तरह का सोसाइटल डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है,
So sociology of education is a theoretical and analytical discipline that examines how education and society interact. It studies the impact of social institutions, structures, and inequalities on education. It is a branch of sociology that critically analyses the education as a social institution. Since education क्या है, एक वहाँ भी बच्चा वहाँ से जाता है तो वो भी उसके लिए एक सोसाइटी का काम करता है, वहाँ से सीख कर आता है. तो बेसिकली एजुकेशन जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब हमारे एक सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, इनको आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में. वहाँ भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है एक दूसरे के साथ में, वहाँ से भी हम सीख रहे हैं. तो लेकिन चूंकि ये ग्रुप एक्टिविटी में हो रहा है तो एक तरह का ये भी सोशल इंस्टीट्यूशन है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी क्रिटिकली एनालिसिस करना कि सोशल इंस्टीट्यूशन एज इन एजुकेशन कैसे, क्या रोल है उसका. ठीक है, लाइक हाउ सोशल फैक्टर्स अफेक्ट एजुकेशन. वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे सोशल फैक्टर्स लाइक क्लास, रेस, जेंडर जो है वो एजुकेशन को अफेक्ट कर रही है. द रोल ऑफ एजुकेशन इन मेंटेनिंग और चैलेंजिंग सोशल इनइक्वलिटीज़. और जो सोसाइटी में इनइक्वलिटीज़ हैं उसके लिए एजुकेशन कैसे क्या काम कर सकती है, कैसे उसको मेंटेन कर सकती है. थ्योरीज अबाउट एजुकेशन फ्रॉम सोशलॉजिस्ट लाइक एमिले डर्किन, कार्ल मार्क्स एंड पियरे बोर्डियो. तो दीज आर द सोशलॉजिस्ट, नेम आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं सोशलॉजिस्ट. तो इन्होंने कैसे उसकी क्रिटिकली एनालिसिस की, दैट इज़ कॉल्ड उसकी एनालिसिस करना. ठीक है, दिस इज सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन. लेकिन एजुकेशनल सोशोलॉजी का मतलब होता है कि जब सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को हम लोग एजुकेशन में अप्लाई करते हैं. तो दैट इज अ प्रैक्टिकल एंड दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट. क्लियर हो गया? आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. ईजी लैंग्वेज में यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है. चलिए देखते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या था कि डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, आपको लग सकता है कि मैंने आंसर बहुत बड़ा लिखा है या ब्रॉड लिखा है. एक्चुअली मैं ऐसा कंटेंट ला रही हूँ कि अगर आप में इसी क्वेश्चंस में कोई लॉन्ग आ जाता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उसको अच्छे से लिख पाएँ. ठीक है, थोड़ा सा अपने से और डिस्क्राइब कर देंगे इन्हीं चीज़ों को. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग देन यू विल बी एबल टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज. नाउ कमिंग टू द डिफरेंस आस्पेक्ट हमने देख लिया एजुकेशनल सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन. तो नेचर कैसा है, ये एक अप्लाइड सोशियोलॉजी है. अभी हमने बात करी सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल को, नॉर्म्स को एजुकेशन में अप्लाई करना. और ये क्या है, थ्योरेटिकल सोशोलॉजी है. दिस मीन्स ओनली इसमें लोग थिंकिंग करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग करके थ्योरीज निकाल के लाते हैं कि क्या सोसाइटी में चेंजेस हो सकते हैं या सोसाइटी के क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं. उसके बाद उस एजुकेशन को सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज करना, दिस इज एजुकेशनल सोशोलॉजी. ओके. एम, इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस. तो इसका एम क्या है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव करना. और यहाँ पर क्या है, एनालिसिस एजुकेशनल रोल इन सोसाइटी. और यहाँ पर एजुकेशन का सोसाइटी में क्या रोल है उसके बारे में काम करना. अप्रोच कैसी रहती है, एजुकेशनल सोशोलॉजी प्रैक्टिकल है एंड दिस इज एनालिटिकल एंड क्रिटिकल. डिस्कस्ड बिफोर. ये क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन सोशोलॉजी हेल्प इम्प्रूव एजुकेशन. और यहाँ क्या है, हाउ डज एजुकेशन शेप रिफ्लेक्ट सोशल स्ट्रक्चर्स. क्लियर हो गया, कैसे सोशोलॉजी की हेल्प लेकर हम अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे अभी कंप्यूटर्स आ गए हैं, AI आ गया है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एजुकेशन में वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, जब इन द बिगनिंग एग्रीकल्चर का ज़माना था, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, बहुत मोस्ट ऑफ द 60% लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं. तो हम उनको एजुकेशन देते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं एजुकेशन देते हैं, में एग्रीकल्चर को शामिल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए, इसमें क्या आता है, क्लासरूम मैनेजमेंट, करिकुलम रिफॉर्म, टीचर स्टूडेंट रिलेशंस. टोल्ड यू कि जैसे हम लोग चेंजेस देखते हैं सोसाइटी में, उसके थ्रू हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट करते हैं. करिकुलम आपका रिफॉर्म होता है, जैसे अभी NAP 2020 आ चुका है, सिंस वी आर इन 21st सेंचुरी. तो अब यहाँ पर हम लोग नए चीज़ें आ रही, रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है. तो दिस इज़ एजुकेशनल सोशोलॉजी. तो सोशल इनइक्वलिटी इन एजुकेशन एंड द रोल ऑफ स्कूलिंग इन सोशल मोबिलिटी. क्लियर हो गया होगा. नाउ कंक्लूजन देख लेते हैं. एजुकेशनल सोशोलॉजी इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस ओरिएंटेड, वाइल द सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज थ्योरी ड्रिवन एंड एनालिटिकल. ठीक है, बोथ फील्ड्स कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन बट दे डू सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आई होप कि आपको
क्लियर हो गया होगा। देखिए एग्ज़ाम का टाइम है, मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लियर? चलिए, तो सिंस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकुलर सोसाइटी इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारी जो इंडिया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, वी ऑल नो दैट। सेकुलर का मीन्स होता है कि आपकी कंट्री का कोई एक रिलीजन नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने सुना हुआ है इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, तो वहाँ पर ये मेंशन्ड है कि हाँ दे आर इस्लामिक कंट्रीज, बट हमारी इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर कोई एक रिलीजन नहीं है हमारी इंडिया का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, सो यहाँ पर उसी को डिस्कस करना है कि इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सेकुलर सोसाइटी एज डिफाइंड इन ए कॉन्स्टिट्यूशन embodies principles that separate religion from the functioning of the state. स्टेट सिंस हमारी इंडिया एक यूनियन है, स्टेट ऑफ यूनियन है, बहुत सारे स्टेट्स हैं इसके अंदर, उनका पूरा एक यूनियन है, तो जो भी रिलीजन को का फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे वो एक किसी रिलीजन को ही नहीं फॉलो कर सकते, एक ही किसी रिलीजन को ही प्रमोट नहीं कर सकते। सबको यहाँ पर बराबर अधिकार है अपने अपने धर्मों की प्रैक्टिस करने का, अपने रिलीजन्स को फॉलो करने का, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, अपने रिचुअल्स, अपने कल्चर को प्रमोट करने। ओके, द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेकुलर सोसाइटी इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इंक्लूड। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिस्क्राइब है हम यहाँ देख लेते हैं। नंबर 1, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। जो स्टेट है उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि टोल्ड यू कि वो किसी भी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी में सपोर्ट नहीं कर सकता स्टेट, किसी एक, सबके लिए है यहाँ पर। द गवर्नमेंट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड डज नॉट प्रमोट और फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। क्लियर हो गया? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, दीज आर थिंग्स मेंशन इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इक्वल ट्रीटमेंट होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट all religious communities have equal status and protection under the law without discrimination. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के लिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, individual have the right to practice, propagate and change their religion freely as well as the right not to follow any religion. क्लियर हो गया? सबको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, अपने अपने धर्मों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, प्रोपोगेट करें, धर्म चेंज करना है तो चेंज कर लें। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, नो स्टेट रिलीजन, अगेन वही आ गया है कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, कोई ऑफिशियली स्टेट रिलीजन नहीं होता है। इंश्योरिंग न्यूट्रलिटी इन रिलीजियस मैटर्स। नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस प्रैक्टिस, the state does not interfere in religious beliefs and custom unless they violate fundamental rights or laws. अगर वो fundamental rights और laws को violate नहीं कर रही है वो religious practice, तब तक state उसमें interfere नहीं करेगा। Protection of minority rights, religious and cultural minorities have the rights to preserve their tradition and practice without fear of discrimination. We all know that यहाँ पर minorities में Christians and Muslims आते हैं, तो दोनों को ही अपने अपने धर्मों को अच्छी तरह से फॉलो करने, प्रैक्टिस करने, फेस्टिवल्स एंड ऑल सेलिब्रेट करने में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। रूल ऑफ लॉ एंड रैशनल गवर्नेंस, लॉज एंड पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बेस्ड ऑन रीजन, इक्वलिटी एंड जस्टिस रैदर देन रिलीजियस डॉक्ट्राइन। ऑब्वियसली सेम चीज़ डिस्कस कर ली है हमने। एजुकेशनल एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन फ्री फ्रॉम रिलीजियस बायस, अगेन स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सब जगह सब कुछ फ्री है, कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी एक रिलीजन का फेवर नहीं करते हैं। ठीक है, लास्ट, डेमोक्रेटिक एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स डाइवर्सिटी, टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस अमंग डिफरेंट रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस ग्रुप्स। क्लियर हो गया? इन समरी, अ सेकुलर सोसाइटी एज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स न्यूट्रलिटी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फोस्टर एन इंक्लूसिव एंड डाइवर्स सोशल ऑर्डर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में बता दिया है मैंने आपको। 9 पॉइंट्स इस तरह से हैं, लास्ट में यू कैन राइट द कंक्लूजन एंड समरी ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? देखिए आपको पढ़ के क्या जाना है, ये जितने मैंने रेड से हाईलाइट करके रखे हैं इन पॉइंट्स को आप एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है सिर्फ 2 घंटे का टाइम होता है, आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है।
तो मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में भी बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना किसी टॉपिक के बारे में, सारे मेन फैक्ट और 8 to 10 लाइन्स अपने दिमाग में बैठा के जानी। लिखा वहाँ अपने आप लेंगे जब लिखना स्टार्ट करें। क्लियर? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एज द टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपका 24 में भी आया है, ठीक है, 23 में तो आया ही है, 24 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। द रोल ऑफ एजुकेशन एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है भाई, एजुकेशन से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है किसी भी कंट्री का, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेसी पर ही फोकस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बजट का एक अच्छा खासा अमाउंट हम लोग एजुकेशन पर इन्वेस्ट करती है हमारी गवर्नमेंट। इट फॉस्टर्स ह्यूमन कैपिटल, drives innovations, enhance productivity, contributes to overall economic growth. By equipping individuals with knowledge, skills, and competencies, education helps create a more efficient, competitive, and sustainable economy. Clear हो गया? Nothing is difficult to understand. नाउ अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए मैंने हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखा है, आप भी कोशिश यही करेंगे कि पॉइंट वाइज लिखेंगे। आप हर क्वेश्चन के पॉइंट लर्न कर लीजिए और जो उसके अंदर का मैंने लिखा हुआ है दैट इज आप समझ लीजिए, जो वहाँ जाके आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सिंस अगर एक एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, तो वो एक कैपिटल की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा उस कंट्री के इकोनॉमिक को डेवलप करने में। लाइक अगर आप कोई जॉब करते हैं, फिर जॉब में आप जब पैसे आपके पास आते हैं तो आप तरह तरह की चीज़ें सामान घर लेकर आते हैं, खरीदते हैं, तो वो सामान आप खरीद रहे हैं, दिस मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द ग्रोथ ऑफ कंट्री। ठीक है, तो अगर आप कमा रहे हैं, फिर इसी तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। Capital by enhancing the skills, knowledge, and capabilities of individual. A well-educated workforce is more productive, adaptable, and innovative, leading to higher wages, better employment opportunities, and increased economic output. क्लियर है? तो आप यहाँ पर बीएड का कोर्स कर रहे हैं, कल आप जब टीचर बनेंगे तो वो टीचर बनने के बाद आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को, आगे वाले जनरेशन को जब टीच करना स्टार्ट करेंगे, उनको वेल एजुकेटेड बनाएंगे, तो इस तरीके से आप क्या एक ह्यूमन कैपिटल की तरह हो जाएंगे फॉर आवर कंट्री। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब एजुकेटेड जो एक बंदा है वही सोच सकता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने एजुकेशन, अपने कंट्री के लिए ऐसे कौन कौन से चीज़ लेकर आएँ जो वो हमारी कंट्री को के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगी। ठीक है, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन आर एसोसिएटेड विद ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। जितने इंसान एजुकेटेड है उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्टिव बन जाता है। Educated workers are more efficient and can adopt new technologies more easily and contribute to the development of new ideas and processes that drive economic progress. अब देखिए पहले के लोग हैं वो क्या कहते हैं, मोबाइल नहीं, कंप्यूटर नहीं यूज़ कर पाते, तो मोबाइल नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। सिंस जैसे जैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, आप आज तो हर एक बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है ना, उसको सब कुछ पता है। तो कैसे हो रहा है? थ्रू एजुकेशन ये चेंजेस आ रहे हैं कि वो नई नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और सिंस आजकल सब कोई यूज़ करने लगा है, तो आप देखिए सब जगह पे यूपीआई से ही पेमेंट हो रहा है। और अब छोटे छोटे वेंडर्स जो स्ट्रीट पर रहते हैं वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो किस तरीके से अगर उनको इस बारे में एजुकेशन दिया गया तो कैसे वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो एजुकेशन का एक रोल यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ऑब्वियसली अगर कोई बंदा एजुकेटेड है, बच्चा एजुकेटेड है, तो एक समय के बाद वो कुछ ना कुछ करके अपने घर का खर्चा तो चला ही लेगा। मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करती है एजुकेशन और गरीबी को। तो एजुकेशन प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स better job opportunities, reducing unemployment rate. Skilled workers are more likely to be employed in high paying jobs, which improves their standard of living, helps reduce poverty levels in society. Encouragement of entrepreneurship and innovation. तो एजुकेशन ही हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को इनकरेज कर सकते हैं, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट भी एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत इनकरेज करती है।
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप ये बताइए गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों के लिए हो सकती है। हमारी इंडिया 100 करोड़ 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसमें से सबको कैसे ही वो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवा सकती है। तो अगर एक एक बंदा कैपेबल होगा तो कुछ ना कुछ करके नए नए तरीके से, आजकल देखिए यूट्यूब पे आप खुद चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे, कि लोग जैसे कि खेती करके बहुत कुछ नई नई चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, उसके थ्रू लाखों कमा रहे हैं। ठीक है, कोई एजुकेशन में ही देखिए किस तरह से कर रहा है, विदाउट मीन्स गवर्नमेंट जॉब के अलावा बहुत सारी नई नई आइडियाज़ लोग लेकर आ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी स्विगी, जोमेटो, अमेजोन सब, मतलब ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये कभी ना कभी किसी ने तो सोची होगी ना कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो मीन्स ये थ्रू एजुकेशन ही ये सारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन जो है का इनकरेजमेंट मिलता है। Education foster creativity, problem solving skills which are essential for entrepreneurship. Educated individuals are more likely to start businesses, create jobs, and contribute to economic dynamism through innovation. Okay. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, और सबसे बड़ा तो रोल टेक्नोलॉजी का ही है। जो वेल एजुकेटेड पीपल हैं उनको पता है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपने लिए यूज़ करना है और अपने लिए यूज़ करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, सिंस एआई तो आ गया है, ऑब्वियसली एआई के थ्रू सारे काम हो जाएंगे, लेकिन एआई को यूज़ करना भी तो आना चाहिए, टेक्नोलॉजी को यूज़ भी तो करना आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग थ्रू एजुकेशन आप ये चीज़ें सीखते हैं। कंट्रीज दैट इन्वेस्ट इन एजुकेशन टेंड टू लीड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनेबलिंग दैम टू compete in the global economy, maintain sustainable economic growth. Okay. नाउ कमिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। देखिए मैंने बहुत सारे पॉइंट डाल दिए हैं जिससे चीज़ें आपको समझ में आए, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ के जाइएगा, दोनों साल आया है, इस साल भी आपको लॉन्ग या शॉर्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। एजुकेशन प्रमोट सोशल मोबाइलिटी बाय गिविंग पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेटस बाय रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वलिटी। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू मोर stable and cohesive society. Next, better governance and institutional development. Education enhance civic participation, leading to better governance and institutional quality. Educated citizens are more likely to engage in democratic process, demand transparency, and contribute to the development of policies and foster economic growth. तो बेटर गवर्नेंस, जब आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता है कि हमारे लिए कौन सा लीडर सही है, कौन सी गवर्नमेंट सही है, आप उसको चूज़ करते हैं जो आपके लिए भी सही है और कंट्री के लिए भी सही है। ठीक है, लास्ट आता है कंक्लूजन। एजुकेशन इज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, innovation, social well-being. Investing in a quality education in system ensures sustainable economic growth, reduces inequality, and strengthen a nation's global competitiveness. Governments, businesses, and individual must prioritize education to build a prosperous and resilient economy. तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा पूरा क्वेश्चन। बहुत इजी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और बहुत कॉमन है, जनरल है। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, बस इसको समझ लेना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आता है इलस्ट्रेट फंडामेंटल ड्यूटी इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 23 में आया है शॉर्ट में, ये हम लोग 23 का पेपर कर रहे हैं, तो ये 23 में आया है शॉर्ट में। ओके, और 24 में आया है सेम क्वेश्चन लॉन्ग में। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इसमें बड़ा सा ही कंटेंट लिखा है कि अगर लॉन्ग में आता है तो भी आप लिख सकते हैं, लॉन्ग में आता है तो थोड़ा सा आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बता सकते हैं, शॉर्ट में आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर अ सेट ऑफ ड्यूटीज़ दैट सिटीजन ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, दे आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51। ये डाल के आप इसे करेंगे अंडरलाइन। मैंने पहले भी बोला है, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनके फैक्ट्स को लिखकर उनको लर्न कर लीजिए और उन्हें अंडरलाइन कर दीजिए। Of the Constitution of India, the 42nd Amendment Act 1976 added 10 fundamental duties to the Indian Constitution. Okay, and the 86th Amendment Act 2002 later added the 11th fundamental duty to the list. Clear हो गया? The fundamental duties are dealt within Article 51 under Part 4 of the Indian Constitution में A से लेकर K तक यहाँ पर
ए से के तक यहाँ पर मेंशन है। क्लियर हो गया? चलिए एक एक करके हम लोग सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिवीजन कर लेते हैं। आई होप कि आपने अभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत ध्यान से अभी याद कर लीजिए। फंडामेंटल डिवोटीज needed in the constitution are as follows. Number 1, respect constitution. ड्यूटी ऐसे मेंशन है, मैंने ये साथ में पॉइंट्स डाल दिए हैं जिससे आपको एक आइडिया लगे, याद करना इजी हो जाए। ठीक है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है और उस जितने आइडियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना। दिस इज अवर फर्स्ट ड्यूटी। सेकेंड ड्यूटी क्या है? रिस्पेक्ट नोबल आइडियल्स। नोबल आइडियल्स का मतलब द चेरिस्ड एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट आता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ। Fourth point is protect the country. To defend the country and render national services when called upon to do so, or when needed, called upon to do so. Okay. Protect harmony. To promote harmony, the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversity. To renounce practice derogatory to the dignity of the woman. तो प्रोटेक्ट करनी है हमें अपने कंट्री की हारमोनी, मीन्स दिस इज़ अवर ड्यूटी कि हम एक जो कॉमन ब्रदरहुड की जो एक भावना है, स्पिरिट है, वो सबके लिए रखनी है अपने मन में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी रीज़न का हो। ठीक है? तो एक हमें एक हारमोनी को प्रमोट करना है यहाँ पर, ये हमारी ड्यूटी है। हम नफ़रत की बातें एक दूसरे के प्रति नहीं कर सकते, हमें नहीं करनी चाहिए। सिंस ये कोई लॉज नहीं है, दीज आर द ड्यूटीज़, तो ऐसा नहीं है कि इसके अगेंस्ट आपको जो है कोई एक्शन लिया जाएगा, लॉ नहीं है, बट ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, इसलिए हमें इनको फॉलो करना चाहिए। प्रोटेक्ट अवर हेरिटेज एंड कल्चर। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। ऑब्वियसली हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर तरह तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तरह तरह के कल्चर्स देखने को मिलते हैं, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना है और उनको फॉलो करना है, उनको प्रिजर्व करना है, एज दीज आर अवर प्राइड। Moving to the next, protect the environment. To protect and improve the natural environment, including fosters lakes, river, wildlife, and to have a compassion for living creature. तो हमें अपना इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट पर काम करें, मीन्स हमें अब उसको प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से हम ना पहुँचाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जैसे कि किसी भी नेचुरल वाइल्ड लाइफ में घूमने जाते हैं, किसी फॉरेस्ट में घूमने जाते हैं, तो उसमें बोर्ड लगा रहता है कि कूड़ेदान में ही फेंकें, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग प्लास्टिक की बॉटल्स, रैपर्स जो है वहाँ पर डाल के चले आते हैं, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है? ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। नेक्स्ट आता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें समय समय पर वैज्ञानिक तकनीकों को भी डेवलप करने की, उसको भी कोशिश करनी चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए। कैसे हम ह्यूमैनिटी के लिए वो चीज़ें आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर वायलेंस को हमें नहीं करना है और कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी से आपको हार्म नहीं पहुंचाना है। Strive for excellence. To strive towards excellence in all sphere of individuals and collective activities, so that nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement. And the last duty जो मैंने डिस्कस की है 2002 में 86th Amendment एक्ट में यहाँ पर ऐड की गई है, दिस इज who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward, as the case may between the age टू 14 ईयर्स। तो 6 ईयर्स से 14 ईयर्स के हर बच्चे को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी है एज ए चाइल्ड, ये आपकी ड्यूटी। और आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भी तो हमारा फंडामेंटल राइट बन गया है, उसमें ऐड हो गया। ठीक है? तो वो भी आपने पढ़ लिया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी।
ये देखिए 23 में आया हुआ है शॉर्ट में और 24 में यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लॉन्ग में दे दिया। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एम ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एजुकेशन प्लेस अ crucial role in a democratic society by fostering informed, responsible, and engaged society. It prepares individuals to participate actively in civic life, promotes equality, nurtures critical thinking. The primary aims of education in democratic society include, democratic का मतलब समझ में ही गया होगा, हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हर किसी को राइट है अपनी सरकार को चुनने का। यहाँ पर सरकार इलेक्टेड सेलेक्टेड नहीं होती है, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू हम लोग चुनते हैं अपनी सरकार को। ठीक है, तो उसका डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एजुकेशन का क्या रोल है, हम इस पे बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, तो एजुकेशन के थ्रू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होता है। एजुकेशन इंस्टिल्स वैल्यूज सच एज फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. It teaches individual the importance of rights and responsibilities, fostering a sense of civic duty and participation in democratic processes. क्लियर होगा? जो एजुकेशन के थ्रू आप जब एजुकेटेड होते हैं तो एजुकेटेड पीपल को ज़्यादा पता है कि हमें किसको चूज़ करना है, कैसे चूज़ करना है, कौन सी गवर्नमेंट को लेकर आना है। हमें फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी की चीज़ें समझ में आती हैं। इन वैल्यूज़ का क्या मतलब है टू डेवलप अवर कंट्री, तो ये हमें समझ में आता है। ठीक है। प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनल इंक्वायरी. A democratic society thrives on informed decision making. Education encourages critical thinking, logical reasoning, problem solving, enabled individuals to analyze issues objectively and make informed choices. तो क्लियर हो गया? Moving to the next point. Preparation for active citizenship. Education empowers individual to participate actively in democratic institutions such as voting, debating, engaging in community services. It helps citizens to understand the function of government and their role in shaping policies. क्लियर हो गया? तो आप एक अच्छे भारत के नागरिक बनेंगे जब आप एजुकेटेड होंगे, तब आप इसकी डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे वोटिंग होती है या आप किसी मुद्दे पे अपनी राय पेश करनी है या अपनी कम्युनिटी के में क्या क्या किया जा सकता है उसकी सर्विस के लिए, आप वो चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। कैसा गवर्नमेंट का फंक्शन है या कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो बननी चाहिए या जो चेंज होने चाहिए, उस पर अपने विचार रख पाएंगे। ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. Democratic education promotes inclusivity, equal opportunities for all, regardless of race, gender, socio-economic background. It aims to reduce social and economic disparity by providing accessible, high-quality education for all. एक दूसरे के साथ इंक्लूसिव होकर मैं सेम स्कूल में सारे तरह के बच्चे जब पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी बैकग्राउंड के हो, कोई भी रेस हो, कोई भी जेंडर हो, तो ऑब्वियसली एक इक्वलिटी की भावना वहाँ पर जनरेट होती है, जो हमारे दोनों तरह सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट 5th पॉइंट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. अच्छा, एजुकेशन में सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन साथ में उसका खुद का भी डेवलपमेंट होता है एज ए इंडिविजुअल. बियॉन्ड एकेडमिक नॉलेज, एजुकेशन इज न डेमोक्रेटिक foster emotional, moral and social development. It encourages creativity, leadership, ethical decision making, help individuals become well-rounded member of society. Clear? चलिए, encouragement of tolerance and respect for diversity. Democratic society consists of people from diverse background. Education foster mutual understanding and respect and tolerance, helping individuals appreciate different cultures, perspective and beliefs. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस कर ली हैं, यहीं पर उसको एलोबरेट करके लिखा गया है. Point number 9, promotion of lifelong learning. In a constantly changing world, education in a democratic society encourages lifelong learning. It equips individuals with adaptability and a growth mindset to navigate new challenges and contribute to societal progress. क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस कर चुके हों कि थ्रू एजुकेशन आप नई नई क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, आप लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, उसके थ्रू आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी समझते हैं और फिर जो आपके चेंज इन्वायरमेंट में आ रहा है, जो सोसाइटी में आ रहा है, उसको अडेप्ट करते हैं और उसके बाद नए चैलेंजेस के साथ, नई माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं. Conclusion. Education in a democratic society serves as a foundation for personal growth,
सोशल हार्मनी एंड नेशनल प्रोग्रेस। एजुकेशन के थ्रू तीनों ही काम हो रहा है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है, सोशल हार्मनी में नेशन की भी प्रोग्रेस होती है। बाय इंस्टिलिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्रमोटिंग इक्वालिटी, प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, एजुकेशन स्ट्रेंथ्स द वेरी फैब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंश्योर्स इट्स सस्टेनेबिलिटी। क्लियर हो गया? तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। अगेन इट्स अ जनरल क्वेश्चन। अगर आपको ने डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में इस सारे पॉइंट्स भी आप लर्न करके जाएंगे, यू विल बी एबल टू राइट कंप्लीट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशनल फील्ड इन द इंडियन सोसाइटी? चलिए देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन इन द एजुकेशनल फील्ड इन इंडियन सोसाइटी। Discrimination in the educational field in India refers to the unfair treatment of individual groups based on factors such as caste, gender, religion, economic status and disability। देखिए ये इस समय तो इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, अब तो इतना ज़्यादा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक समय था कि इंडियन सोसाइटी में ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़बरदस्त था। खासकर एजुकेशन फील्ड में तो सिर्फ अच्छे बड़े घरों के लोग ही जाते थे और उसमें भी लड़कियाँ नहीं जाती थी। ठीक है ना, तो जेंडर बायसनेस भी वहाँ पर थी, रिलीजनस भी था, इकोनॉमिक स्टेटस तो मैटर करता ही था, वो कहीं ना कहीं आज भी मैटर करता है ना। जैसे कि जो अच्छे जिनके पास अच्छे इनकम है तो वो अच्छे आपके पब्लिक स्कूल्स में भेज रहे हैं, अदरवाइज जो लो इनकम वाले हैं वो तो उसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। कहने को तो गवर्नमेंट स्कूल हैं, बट आप तो जानते ही हैं कि क्या उन वहाँ की सिचुएशन एंड ऑल है। Despite constitutional guarantees of equality, the right to education, various forms of discrimination continue to exist, affecting access to equality to education and opportunities for many। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले यही इंडिया के सामने एक चैलेंज था कि कैसे हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को, अपने सिटीजन्स को एजुकेट करें। चलिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो सबसे पहले इंडियंस, सिंस ये क्वेश्चन इस अभी का नहीं है फिर भी हमको इसको पढ़ना है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में ऐसा क्या था जिससे हम डेवलप होके आज यहाँ पर आ गए। ठीक है, हिस्टोरिकल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हैज़ अफेक्टेड Historical caste discrimination has affected access to education, with marginalized communities such as scheduled caste, scheduled tribes facing exclusion and mistreatment। तो ये सब अभी की बात नहीं है, पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सब बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से था, बट इसी की वजह से इसके बाद में इनको रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड कराए। Through affirmative action policies like reservations exist, instances of bias, segregation, differential treatment in classroom still persist। Gender discrimination. Girls, especially in rural areas, face barrier to education due to societal norms, early marriage, safety concern, lack of proper sanitization facilities in school। Women in higher education and professional courses still struggle with equal opportunities and representation। क्लियर होगा? तो जेंडर बायसनेस एक थी इंडिया में जो अब तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने को मिलती है विलेजेस में। Economic disparity. Poor children often lack access to quality education due to high fees and lack digital resources, inadequate school infrastructure। Private schools offer better education than many government schools, leading to unequal learning opportunities। समझ में आ गया होगा कि पुअर कंडीशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हाँ ये मैं कहूँगी ये आज अभी भी चल रहा है। जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो पुअर हैं, वो जाके या तो पढ़ते ही नहीं हैं, तो पढ़ते भी हैं तो आप वही आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं जिसमें 2-3 घंटे के लिए वो जाते हैं, मिड डे मील वगैरह एंड ऑल, तो दे आर नॉट कंसर्न अबाउट देयर एजुकेशन। तो वहाँ से एक जो, और जबकि जो हमारे अच्छे खासे इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, lack of inclusive infrastructure, special educators and accessible teaching methods make it difficult for children with disabilities to receive quality education। इस पर भी अब बहुत काम किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें पहले थी इंडियन सोसाइटी में, अब धीमे धीमे चेंजेस हो रहे हैं, इसमें काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो अब डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। जो भी बच्चे डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं, किसी भी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी से या लोकोमोटर डिसेबिलिटी से, तो उनके लिए वह इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में प्रोवाइड कराने का सीबीएसई की तरफ से, जो भी हमारे ये गवर्नमेंट है उसमें के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का पूरा ही प्रोविज़न है। स्पेशल एजुकेटर्स भी वहाँ पर होते हैं।
सोशल स्टिग्मा एंड लिमिटेड अवेयरनेस फर्दर रिस्ट्रिक्ट देयर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। फिर भी हाँ, एक बात होती है कि आजकल पेरेंट्स कभी कभी अपने बच्चों को में ये एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत करते हैं कि नहीं, मेरे बच्चों को ये डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक सोशल जो है कि अगर पता चला सबको तो क्या होगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ रिस्ट्रिक्ट होती। बट मैं कहूँगी बिकॉज ऑफ न्यू एरा बहुत कुछ चेंज हो रहा है, अब लोग अवेयर हो रहे हैं और इस पर बहुत काम हो रहा है। नेक्स्ट आता है रीजनल डिस्पैरिटीज़। रूरल एरियाज ऑफन हैव फ्यूअर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कंपेयर टू अर्बन एरियाज, लीडिंग द लोअर लिटरेसी एंड ड्रॉप आउट रेट। या ये अभी हम कह सकते हैं linguistic barriers also create disadvantages for students whose mother tongue is not primary medium of instruction। जबकि हमारी एनईपी में ये इसीलिए लगाया गया है कि मदर टंग को प्राइमरी एजुकेशन में बनाना है, मदर टंग में ही होनी चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं वो बैरियर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिस्कस कर लिया है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन एस्टैब्लिशिंग क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। ये 23 में शॉर्ट क्वेश्चन था, बट 24 में सेम क्वेश्चन लॉन्ग में आया। अगेन मैंने कंटेंट इतना लिख दिया कि लॉन्ग या शॉर्ट कहीं भी आपको मिल जाए आप इसको कर लिख पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। रोल ऑफ टीचर इन एस्टैब्लिशिंग अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। Teacher plays a crucial role in bridging the gap between the school and society. Since education is meant to prepare students for real life changes, teachers must ensure that learning is connected to the broader social environment. By fostering collaboration between school and communities, teachers can contribute to holistic development and social progress. तो आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे पैराग्राफ में कि टीचर और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला इन्फ्लुएंस जो बच्चे के ऊपर होता है वो होता है टीचर, और उस सोसाइटी से उसके जब बच्चा जाता है स्कूल में तो टीचर उसको बताते हैं, प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर देयर रियल लाइफ चेंजेस के बारे में। वो आगे जाके क्या क्या फेस करेंगे या क्या क्या फेस करना पड़ेगा उसके बारे में वो टीचर से सीखते हैं। अगर टीचर उनको एक करेक्ट वे में चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाता है तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी है। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे टीचर को ज़्यादा सुनते हैं, पेरेंट्स को नहीं सुनेंगे और बोलेंगे मेरी मैम ने ऐसा कहा, ने ऐसा कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ से एक पॉइंट देख लेते हैं। एक्टिंग एज ए लिंक बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी। टीचर स्कूल और सोसाइटी के बीच में एक लिंक का काम करता है। Teachers serve as a bridge between educational institutions and society by integrating real-world knowledge into classroom teachings. They help students understand societal issues, encourages them to contribute to community's welfare. Clear? Moving to the next point, promoting social awareness and civic responsibilities. Teacher है जो बच्चे को एक social awareness के बारे में बताता है। Obviously टीचर हर तरह के कोर्स को बच्चों को पढ़ा रहा है। जो भी बच्चा सोसाइटी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेता है वो पूरा टीचर्स के ही थ्रू लेता है, ठीक है। टीचर कैन इंस्टिल वैल्यूज लाइक social responsibilities, empathy, civic engagement by discussing social issues such as poverty, gender inequality, environmental conservation, democratic participation. This encourages students to be responsible citizens. Clear? Moving to the question, third point, encouraging parental and community involvement. पेरेंट्स और कम्युनिटी के भी इन्वॉल्वमेंट को टीचर इंकरेज करता है। टीचर शुड एंगेज पेरेंट्स एंड लोकल कम्युनिटीज इन स्कूल एक्टिविटीज थ्रू मीटिंग्स, वर्कशॉप्स एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। इन्वॉल्विंग कम्युनिटी मेंबर्स इन एजुकेशनल इवेंट्स fosters better understanding and support for students' learning. Imparting practical knowledge and life skills. Teachers should incorporate real-life skills such as financial literacy, communication, problem-solving, teamwork into their lessons. Organized field trips, internships, community and services programs can help students apply their learning to real-world situations. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। Acting as social reformers, teachers have a moral responsibility to challenge societal evils such as caste discrimination, gender biasness, communal division. They should promote values of equality, respect and unity among students. ठीक है, बीइंग अ टीचर आपकी ये ड्यूटी है कि आप स्टूडेंट्स में ये सारी क्वालिटीज़ को
इन्हेंस करें, उनको ये बताएं कि उनके सोसाइटी के लिए या उनके कंट्री के लिए कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और आपको पहले ये वो चीज़ें खुद भी, आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी है। Supporting local culture and tradition. Teachers should educate students about their local history, culture, and tradition while also encouraging them to embrace diversity and global. Celebrating regional festivals and organizing cultural programs can strengthen this connection. Clear है? Encouraging students to participate in social development. Teachers can inspire students to take part in community development. Programs like cleanliness drives, tree plantation, literacy campaigns, and health awareness initiatives. By engaging students in volunteering leadership activities, teachers help them become active contributors to society. Collaborating with local organizations and authorities. Teacher can work with NGOs, government bodies, and local institutions to provide students with better educational and career opportunities. They can invite professionals, social workers, community leaders for interactive sessions to enhance students' exposure to societal issues. तो ये सारे रोल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं टीचर्स के बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 8 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं और आपको क्लियर भी हो गए होंगे। देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, बस जाके एग्ज़ाम में इसको थोड़ा पॉइंट वाइज, थोड़ा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे से लिखने के लिए आप ये पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा और इनके अंदर की चीज़ों को आप डिस्क्राइब कर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमारा शॉर्ट में आया है, ये यहाँ पर भी आया है और ये 23 में भी आया है और 24 में भी शॉर्ट्स में आया है। ठीक है, तो व्हाट इज़ नेशनल लिटरेसी मिशन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में NLM भी कहते हैं। तो ये भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज़ NLM। ठीक है, ये 24 में भी शॉर्ट में आया है और 23 में। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। नेशनल लिटरेसी मिशन NLM was a government initiative launched on 5 May 1988 by Ministry of Human Resource and Development, जिसको आप क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, Government of India. It aimed to promote literacy and basic education, especially among adults, to make them functional literate. It aims to educate 80 million adults in the age group of 15 to 35 over an 80 years. ठीक है, तो ये पूरा उस समय का प्रोसेस था। मैंने बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा एजुकेशन की ही इम्पोर्टेंस थी इंडिया में, और उसके लिए 1968 से 64 से फिर 68 से फिर तरह तरह के कमीशंस आते आते यहाँ पर ये उसी के थ्रू 1986 की पॉलिसी के थ्रू नेशनल लिटरेसी मिशन लाया गया था। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या थे देख लेते हैं। इरेडिकेट इलिटरेसी को ख़त्म करना इसका मेन उद्देश्य था। कम से कम एक आपने को याद होगा, आई डोंट नो, कि एक प्रौढ़ शिक्षा का पहले टेलीविज़न पे बहुत ऐड आता था। ठीक है, कि जो यंग लोग हैं उनको पढ़ाने का, एडल्ट एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया जाता था थ्रू टेलीविज़न एड्स एंड ऑल। तो वो उसी समय का था, डिस्कशन था। फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स। अर्थमेटिक स्किल्स का मतलब न्यूमरेसी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन के बारे में आज किस एज ग्रुप के लिए, 15 to 35। एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, और सिंस जब वो इतना आएगा तो वो किसी तरह से अपने आप को, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बेटर होगी। एम्फेसाइज फंक्शनल लिटरेसी टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड इम्प्रूव देयर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। वुमेन लिटरेसी गिव स्पेशल अटेंशन टू वुमेन लिटरेसी टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। वुमेन लिटरेसी पर भी यहाँ पर बहुत काम किया गया था। वोकेशनल एंड लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग हेल्प लर्नर्स अप्लाई देयर एजुकेशन इन डे लाइफ एंड एम्प्लॉय। ठीक है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही थी, तरह तरह की चीज़ों के बारे में अवेयर करा रहा था कि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए उन पर काम करके अपनी डेली लाइफ के खर्चे या एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें। प्रमोट सेल्फ रिलायंस, एनकरेज पीपल टू बिकम इंडिपेंडेंट थ्रू एजुकेशन। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। नाउ की प्रोग्राम्स देख लेते हैं। इनिशियली इट हैज़ 2 फ्लैगशिप्स, टोटल लिटरेसी, वैसे लिख लेंगे, एंड पोस्ट लिटरेसी। द इनिशिएटिव वॉज रिवाइटलाइज्ड ऑन 30 सितंबर 1999 को, व्हेन दे वर कंबाइंड एज अ सिंगल प्रोग्राम लिटरेसी कैंपेन्स एंड ऑपरेशन रिस्टोरेशन।
पहले इसको दो तरह से लागू किया गया था, टोटल लिटरेसी और पोस्ट। द NLM initiated its first successful campaign in Kottayam, city of Kerala, followed by Ernakulam district. केरला की सबसे पहली जो है सिटी थी केरला की एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट कोट्टयम, जहाँ पर सबसे पहली बार इसका फर्स्ट सक्सेसफुल कैंपेन स्टार्ट हुआ था, इनिशिएट हुआ था। वर्किंग ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन इन इंडिया, 81% ऑफ यूथ एजेस 15 to 24 एंड 63% ऑफ एडल्ट आर लिटरेट based on 2005 to 2010 UNESCO study. However, the 2001 census stated that women literacy is 54.6%. ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं वर्किंग ऑफ नेशनल की हमने डिस्कस कर लिया है। 2001 के सेंसस में फीमेल लिटरेसी रेट 54.16% पहुँच गया था। और इससे पहले देख लेते हैं नेशनल 81% ऑफ यूथ एजेस बिटवीन 15 to 24 एंड 63% ऑफ एडल्ट आर लिटरेट। लिटरेट होगा हो गया थे 2005 to 2010 की यूनेस्को की स्टडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अचीवमेंट्स क्या है? हेल्प रिड्यूस इलिटरेसी रेट इन इंडिया सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा तौर पे यहाँ पे सिग्निफिकेंट रूप से इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ा था और इलिटरेसी कम हुई थी। इंक्रीज्ड फीमेल लिटरेसी एंड अवेयरनेस अबाउट सोशल इशूज़, इस्टेब्लिशिंग ओवर 250,000 continuing education centers across India. The National Literacy Mission was later merged into broader initiatives like Samagra Shiksha Abhiyan and Sakshar Bharat for continued literacy development. तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा, मैंने एग्जाम स्ट्रेटेजी में भी बोला है कि ये सारे जो इस तरह के नाम लिखे हुए हैं ना आपके, कस्तूरबा गांधी लास्ट ईयर आया है विश्वविद्यालय के अलावा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और बहुत सारे इस तरह के आपके जो दिए हुए हैं, आप लास्ट टाइम का पेपर चेक कर लीजिएगा, वो सारे पढ़कर जाइएगा ज़रूर। पेपर ये वाला और जो लास्ट ईयर का 2 ईयर के पेपर के क्वेश्चंस तो आप पढ़कर ही जाएंगे इसी। ठीक है, मेंशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मिड डे मील, ये आपका शॉर्ट में आया है 24 में भी और 23 में भी, अगेन दोनों टाइम ये रिपीट। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है 23 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। With a view to chance enrollment, detention, and attendance simultaneously improve nutritional level of among the children, the National Program of Nutritional Support to Primary Education was launched as centrally sponsored scheme on 15th August 1995. In 2000, when MDMS became a cooked midday meal scheme under which every child in government and government-aided primary schools was to be served a prepared midday meal with a minimum content of 300 calorie of energy and 8 to 12 gram per protein per day of a minimum for a minimum 200 days. समझ में आ गया होगा। मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो 15 अगस्त 1995 में एक गवर्नमेंट की, सेंट्रली गवर्नमेंट की स्कीम थी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए प्राइमरी एजुकेशन में। बाद में 2000 में ये मिड डे मील स्कीम के नाम से जानी जाती है, जिसमें जो है गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल्स को मील प्रोवाइड कराया जाता है। द स्कीम वॉज फर्दर एक्सटेंडेड इन 2002 में, अगेन इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब खाली प्राइमरी एजुकेशन नहीं, जो चिल्ड्रन स्टडिंग इन गवर्नमेंट एडर और लोकल बॉडी के अलावा भी जो एजुकेशन गारंटी स्कीम भी एक चलती है और एक है इनोवेशन एंड एजुकेशन सेंटर्स, इसमें भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें हमसे मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछी हैं तो हम उस पर ही डिस्कस करेंगे। मेरिट्स इसकी क्या थी? इंक्रीजेज स्कूल इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस और स्कूल इनरोलमेंट को इंक्रीज हुआ था इसमें अच्छा खासा। encourages children for economic weaker section to attend the school regularly. Reduce dropout rates, obviously जब मिड डे मील की वजह से गांव के में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आने लगे थे, इनरोलमेंट उनका होने लगा था, उनकी अटेंडेंस बढ़ने लगी थी, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के पास एक यही समस्या होती थी कि उनको अपना खाने का ही जुगाड़ करना है, तो वो बच्चों को भी कान पर लगाए रहते थे। बट अगर बच्चों को स्कूल से ही प्रोवाइड कराया जा रहा है तो उनका थोड़ा सा वो पॉइंट उनको हेल्प मिलती थी, इसलिए वो बच्चों को स्कूल में एनरोल कराते थे और बच्चे की अटेंडेंस बढ़ती थी। ड्रॉप आउट रेट कम हो गया था यहाँ से
इसकी मेरिट थी यही, हेल्प रिटेन स्टूडेंट्स स्पेशली गर्ल्स बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल मील, improve nutrition and health, provides essential nutrition to children, reducing malnutrition and anemia। तो ये सारे इसके मेरिट्स थे, इनको ही ध्यान में रखकर इस स्कीम को लाया गया था। इन्हेंस लर्निंग एंड कंसंट्रेशन, सिंस अगर आप पेट आपका भरा होगा, आप भूखे नहीं होंगे, तो कम से कम आप पढ़ाई पर फोकस करें, ये की भी सोच थी। अ वेल फेड चाइल्ड कैन फोकस better on studies, leading to improved academic performance। प्रमोट्स सोशल इक्वलिटी क्योंकि हर ग्रुप का, हर बैकग्राउंड का बच्चा वहाँ जाके एक साथ में पढ़ता है, साथ में खाना खाता है, तो एक सोशल इक्वलिटी के प्रमोशन होता है और रिड्यूस होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का। एनकरेजेस स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड बैकग्राउंड टू ईट टुगेदर, रिड्यूसिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सपोर्ट्स वोमेन एम्प्लॉयमेंट, सिंस खाना बनाने के लिए अक्सर लेडीज़ जो हैं उनको ही रखा जाता था गाँव की, रूरल एरियाज़ की, तो उससे उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। Engages women self-help groups and local communities in cooking and distribution, generating employment. Boost local economy. Encourages demand for locally sourced grains, vegetables and other food items, supporting farmers। तो खाने बनाने के लिए जो लोकल मार्केट से सामान खरीदा जाता था, उसकी वजह से फार्मर्स को भी इसमें सपोर्ट मिला। तो ये सारी तो इसकी मेरिट्स थी जिनको ध्यान में रखकर ये योजना लाई गई थी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वहाँ भी यहाँ भी एक नेगेटिव भी है, डीमेरिट भी है। क्या क्या डीमेरिट है, इस पर बात कर लेते हैं। क्वालिटी एंड हाइजीन इशू, इंस्टेंस ऑफ कंटामिनेटेड और पुअर क्वालिटी फूड हैव लेड हेल्थ हैजार्ड्स। तो आपने कई जगह सुना होगा, मिड डे मील खा के स्कूल में इतने बच्चे बीमार पड़ गए, इतने बच्चे बीमार पड़ गए, तो वही कंडीशन यहाँ भी शुरू हो गई। हाइजीन की समस्या आने लगी, पुअर क्वालिटी फूड की समस्या आने लगी। करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट, लीकेज इन फंड्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम्स रिजल्ट इन इनएडिक्वेट मील फॉर चिल्ड्रन के लिए जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज तय की गई थी वो नहीं मिल रही थी। करप्शन एंड ऑल हर जगह घुस जाता है, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आप साथ में आपका करप्शन, मिसमैनेजमेंट, ये सब भी आ जाता है। ओवरबर्डनिंग टीचर, हाँ टीचर्स के लिए ओवरबर्डनिंग हो गई थी। टीचर्स आर इन्वॉल्व इन मील मैनेजमेंट अफेक्टिंग देयर टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। Irregular supply of food materials, delays or shortage in food supply can lead to meal interruptions. Limited nutritional variety, the meal often lack diversity, failing to provide a balanced diet। हमने अक्सर सुना होगा उनको सिर्फ खिचड़ी या तहरी प्रोवाइड कराई जा रही है, जबकि मिड डे मील में एक पूरा बैलेंस डाइट का स्ट्रक्चर था, बट उसको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ऑब्वियसली मिसमैनेजमेंट तो हर जगह आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, मैनी स्कूल्स लैक प्रॉपर किचन्स, शॉर्टेज एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ फॉर कुकिंग। तो ये सारे चैलेंजेस थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से। डिस्पाइट दी चैलेंजेस, द मिड डे मील स्कीम रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन प्रमोटिंग एजुकेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर। चाहे इसमें से कुछ भी हो, लेकिन आप जब जाएंगे देखेंगे, जो भी आपको एक सोशल इकोनॉमिक जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मोस्ट ऑफ द बच्चे स्कूल जा ही रहे हैं। जो भी आपके यहाँ वर्कर्स हैं एंड ऑल देख सकते हैं, सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसमें इनरोल्ड हैं। तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ जाके सीख रहे हैं, कम से कम लिटरेसी, रीडिंग एंड राइटिंग और न्यूमरेसी तो उनको आई। ठीक है, तो इस तरीके से मिड डे मील वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस बार भी लॉन्ग या शॉर्ट में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपके पूरे 9 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपने इस वीडियो पूरा अच्छे से ध्यान से देखा है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा, हाई स्पीड करके देख लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका 3rd पेपर है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उस पर भी हम बात करेंगे और उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।